हरियाणा के एक छोटे से गांव में, जहां दूर दूर तक खेतों की हरियाली फैली थी और सुबह की पहली किरण के साथ मुर्गे की बांग गूंजती थी, वहां का जीवन सादगी और मेहनत से भरा था। गांव का नाम था नंदरामपुर। यहां की मिट्टी में मेहनत की खुशबू थी और हवा में गायों के खुरों की धूल उड़ती थी। इसी गांव में रहते थे चौधरी हरपाल सिंह का परिवार। हरपाल सिंह एक साधारण किसान थे, जिनके पास 10 बीघा जमीन थी। उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी घर संभालती थी और उनके 2 बेटियां थी, कमला और राधा। कमला बड़ी थी, उम्र में ठीक 5 साल राधा से आगे। उसका जन्म उस दिन हुआ था जब गांव में पहली बार बिजली आई थी। लोग कहते थे कि कमला के आने से घर में उजाला आया। वो देखने में सुंदर थी, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और लंबे काले बाल जो हवा में लहराते थे। उसकी आवाज में मिठास थी और वो गांव के बच्चों को अक्सर लोक कथाएं सुनाया करती थी। राधा, उसकी छोटी बहन, थोड़ी शरारती थी। उसका रंग सांवला था, लेकिन चेहरा ऐसा कि देखते ही मन को भा जाए। राधा को पढ़ने का शौक था और वो गांव की पहली लड़की थी जो कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। दोनों बहनों का बचपन साथ साथ बीता। सुबह सुबह वे खेतों में पानी देने जाती, दोपहर को आम के पेड़ के नीचे बैठकर गप्पे मारती और शाम को मां के साथ रोटियां बनाती। कमला राधा से कहती, तू पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनना। राधा, हमारे गांव का नाम रोशन करना। राधा हंसकर जवाब देती, दीदी, मैं तो बस तुम्हारे जैसी बनना चाहती हूं। सबको प्यार देने वाली। दोनों के बीच का रिश्ता गहरा था, ऐसा कि कोई तीसरा उसमें जगह न बना सके। जब कमला की उम्र 20 साल की हुई तो हरपाल सिंह ने उसकी शादी की बात चलाई। गांव के ही एक मेहनती लड़के सुरेश को कमला के लिए चुना गया। सुरेश का परिवार भी किसान था। उसके पास अपनी 5 बीघा जमीन थी और वह दिन रात खेतों में मेहनत करता था। देखने में साधारण, लेकिन उसकी आंखों में ईमानदारी झलकती थी। शादी का दिन तय हुआ बैसाखी के अगले दिन। गांव में हलचल मच गई। लक्ष्मी देवी ने कमला के लिए लाल जोड़ा सिलवाया और राधा ने अपनी दीदी के हाथों में मेहंदी रचाई। शादी के दिन कमला दुल्हन बनी। सुरेश उसे देखता रह गया। बारात आई, धूमधाम से रस्में हुई और कमला अपने नए घर चली गई। राधा उस दिन खूब रोई। उसे लग रहा था कि उसकी सबसे अच्छी सहेली उससे दूर जा रही है, लेकिन कमला ने उसे गले लगाकर कहा, राधा, मैं पास ही हूं, तू जब चाहे आ जाना। और सचमुच कमला का ससुराल सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था। नया जीवन और बच्चे शादी के बाद कमला ने अपने ससुराल को अच्छे से संभाला। सुरेश की मां यानी उसकी सास गंगा देवी थोड़ी सख्त मिजाज थी, लेकिन कमला की मेहनत और मिठास ने उनका दिल जीत लिया। सुबह उठकर कमला गायों को चारा डालती, खेतों में सुरेश की मदद करती और शाम को घर लौटकर सबके लिए खाना बनाती। 1 साल बाद खुशखबरी आई, कमला मां बनने वाली थी। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। 9 महीने बाद एक बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया गोपाल। गोपाल की हंसी से घर में रौनक आ गई। 3 साल बाद कमला ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम काजल रखा गया। काजल की आंखें अपनी मां की तरह बड़ी बड़ी थी। सुरेश और कमला अपने बच्चों में मगन थे। गोपाल को सुरेश खेतों में ले जाता और कमला काजल को गोद में लिए घर का काम करती। राधा अक्सर दीदी से मिलने आती। वो गोपाल और काजल के साथ खेलती, उन्हें मिठाई खिलाती और कमला के साथ ढेर सारी बातें करती। लेकिन खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक दिन बारिश का मौसम था। खेतों में पानी भर गया था और गांव में बीमारियां फैलने लगी। कमला को अचानक तेज बुखार हो गया। शुरू में लगा कि सामान्य सर्दी जुकाम है, लेकिन हालत बिगड़ती गई। गांव का वैद्य आया, उसने जड़ी बूटियां दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सुरेश उसे शहर के अस्पताल ले गया, पर वहां भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। 4 दिन बाद कमला ने आखिरी सांस ली। उसकी मृत्यु की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सुरेश टूट गया। गोपाल और काजल अपनी मां को ढूंढते हुए रोते रहे। राधा उस वक्त कॉलेज में थी। उसे खबर मिलते ही वो भागी भागी गांव आई। कमला का शव देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी मां से कहा, मां, दीदी मुझे छोड़कर कैसे चली गई? मैं इसके बिना कैसे जीऊंगी? लक्ष्मी देवी भी रोते हुए बोली, ये विधाता का खेल है,
बेटी, अब हमें बच्चों को संभालना है। कमला की मृत्यु के बाद सुरेश का घर सूना हो गया। वो दिन भर खेतों में काम करता, लेकिन शाम को घर लौटते ही उसकी आंखें नम हो जाती। गोपाल स्कूल से आकर चुपचाप कोने में बैठ जाता और काजल अपनी गुड़िया लेकर मां को पुकारती। गंगा देवी बूढ़ी हो चली थी, वे बच्चों को संभाल नहीं पाती थी। गांव वालों ने सुरेश को समझाया, बेटा, बच्चों को मां चाहिए, दूसरी शादी कर ले। लेकिन सुरेश का जवाब हमेशा एक ही होता, कमला जैसी कोई नहीं हो सकती। राधा हर हफ्ते अपने कॉलेज से आती, वो बच्चों को खाना खिलाती, उनकी पढ़ाई में मदद करती और सुरेश को ढाढ़स बंधाती। एक दिन उसने देखा कि काजल की फ्रॉक फटी हुई थी और गोपाल के जूते पुराने हो गए थे। उसका दिल भर आया। उसने सोचा, दीदी का परिवार ऐसे नहीं बिखर सकता, मुझे कुछ करना होगा। कमला की मृत्यु को 2 महीने बीत चुके थे। नंदरामपुर गांव में अब बारिश थम चुकी थी, लेकिन सुरेश के घर में उदासी का बादल अभी भी छाया हुआ था। राधा हर शनिवार को कॉलेज से लौटती और रविवार की शाम तक सुरेश के घर में रहती। वो गोपाल को स्कूल की किताबें पढ़ाती, काजल के लिए नए नए खेल सोचती और घर को व्यवस्थित करती। सुरेश को देखकर उसे लगता कि वो अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में चमक गायब थी और चेहरा हमेशा थका हुआ दिखता। एक दिन राधा ने उसे खेत से लौटते देखा। उसकी कमीज पसीने से भीगी थी और हाथों में मिट्टी लगी थी। वो चुपचाप घर के आंगन में बैठ गया और काजल को गोद में लेकर उसे चुप कराने लगा। राधा ने पास जाकर पूछा, जीजा, आप ठीक है ना? सुरेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हां राधा, बस बच्चों की चिंता रहती है। उस रात राधा सो नहीं पाई। वो अपने कमरे में मां के पास लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने गोपाल और काजल का चेहरा घूम रहा था। गोपाल की उदासी और काजल की मासूम पुकार उसे बेचैन कर रही थी। उसने सोचा, दीदी ने इन बच्चों को इतने प्यार से पाला था, अब ये बिना मां के कैसे बड़े होंगे? जीजा अकेले सब कैसे संभालेंगे? रात गहराती गई और राधा के मन में एक विचार ने जन्म लिया। उसने तय कर लिया कि वो इस परिवार को बिखरने नहीं देगी। सुबह होते ही राधा ने अपनी मां लक्ष्मी देवी को बुलाया। दोनों आंगन में बैठे थे। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। राधा ने धीरे से कहा, मां, मैं कुछ कहना चाहती हूं। लक्ष्मी ने उसकी ओर देखा और बोली, बोल बेटी, क्या बात है? राधा ने गहरी सांस ली और कहा, मां, दीदी का परिवार टूट रहा है। गोपाल और काजल को मां चाहिए। मैं जीजा से शादी कर लूंगी। लक्ष्मी के हाथ से चाय का प्याला छूटते छूटते बचा। वो हैरान होकर बोली, राधा, तू पागल हो गई है? तेरी उम्र अभी छोटी है, तू कॉलेज में पढ़ रही है, तेरा भविष्य बाकी है। ये क्या सोच लिया तूने? राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मां, दीदी मेरे लिए सब कुछ थी। जब मैं छोटी थी तो उसने मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर खेतों में घुमाया था। मेरे लिए उसने अपने हिस्से की रोटी तक छोड़ दी थी। अब उसकी निशानी को मैं यूं बिखरते नहीं देख सकती। गोपाल और काजल मेरे अपने हैं, मैं उनकी मां बनूंगी। लक्ष्मी चुप हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि अपनी बेटी को कैसे समझाए। उसने कहा, राधा, ये आसान नहीं होगा। गांव वाले क्या कहेंगे? और सुरेश, उसका मन भी तो देखना होगा। राधा के इस फैसले की बात घर में आग की तरह फैल गई। हरपाल सिन्हा को जब पता चला तो वो गुस्से से भर उठे। उन्होंने कहा, ये क्या अनर्थ करने जा रही है तू? सुरेश तेरे जीजा है, ये रिश्ता कैसे हो सकता है? लेकिन राधा ने शांत स्वर में जवाब दिया, बाबूजी, रिश्ते दिल से बनते हैं। दीदी की जगह कोई और नहीं ले सकता, लेकिन मैं उसके बच्चों को मां का प्यार दे सकती हूं। हरपाल चुप हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस फैसले को कैसे रोका जाए। लक्ष्मी ने आखिरकार सुरेश के घर जाने का फैसला किया। वो गंगा देवी से मिलने गई। दोनों औरतें आंगन में बैठी ने। लक्ष्मी ने धीरे से बात शुरू की, गंगा बहन, कमला के जाने से हम सब टूट गए हैं, लेकिन बच्चों का क्या होगा? राधा कह रही है कि वो सुरेश से शादी कर लेगी। गंगा देवी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, लक्ष्मी, मुझे भी बच्चों की चिंता खाई जा रही है। सुरेश दिन रात खेतों में खटता है, लेकिन घर में कोई संभालने वाला नहीं। अगर राधा ये बोझ उठाना चाहती है तो मुझे क्या ऐतराज हो सकता है, लेकिन सुरेश क्या कहेगा?
उसी शाम सुरेश को बुलाया गया। वो घर आया तो देखा कि हरपाल, लक्ष्मी और गंगा देवी सब बैठे हैं। उससे कुछ अंदाजा नहीं था कि बात क्या है। लक्ष्मी ने आगे बढ़कर कहा, सुरेश, राधा बच्चों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करना चाहती है। वो तुमसे शादी करना चाहती है। सुरेश का चेहरा लाल हो गया। वो हड़बड़ाकर बोला, ये क्या कह रही हो? माँ जी, राधा मेरी साली है। मैं कमला को कभी नहीं भूल सकता। राधा, जो कोने में खड़ी थी, आगे आई और बोली, जीजा, मैं दीदी की जगह लेने नहीं आ रही। मैं बस उनके बच्चों को मां देना चाहती हूं। आप अकेले सब नहीं संभाल सकते। सुरेश कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखों में कमला की यादें तैर रही थी। फिर उसने कहा, राधा, तू बहुत बड़ी बात कह रही है, लेकिन क्या तू इस बोझ को उठा पाएगी? तेरी अपनी जिंदगी का क्या? राधा ने जवाब दिया, मेरी जिंदगी अब गोपाल और काजल है। सुरेश ने सिर झुका लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रस्ताव को ठुकराए या स्वीकार करे। कई दिनों की चर्चा के बाद परिवार ने फैसला लिया कि शादी होनी चाहिए। गांव में इस बात की खबर फैली तो तरह तरह की बातें शुरू हो गई। कुछ बुजुर्गों ने कहा, यह ठीक है, बच्चों के लिए ऐसा होना चाहिए। लेकिन कुछ महिलाओं ने पीठ पीछे ताने मारे। राधा ने मौका देखकर जीजा को हथिया लिया। राधा को इन बातों की परवाह नहीं थी। उसका ध्यान सिर्फ बच्चों पर था। शादी सादगी से हुई। कोई बारात नहीं आई, नहीं ढोलन गाड़े बजे। बस एक छोटा सा हवन हुआ जिसमें परिवार के कुछ लोग शामिल हुए। राधा ने लाल साड़ी पहनी, लेकिन उसका चेहरा दुल्हन जैसा नहीं था। उसकी आंखों में संकल्प था, न कि खुशी की चमक। सुरेश ने भी सादे कपड़े पहने। दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई और रिश्ता जुड़ गया। गोपाल और काजल पास ही बैठे थे। काजल ने राधा से पूछा, राधा मौसी, आप अब मेरी मां बनेंगी? राधा ने उसे गोद में उठाकर कहा, हां काजल, अब मैं तुम्हारी मां हूं। शादी के बाद राधा ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। वो अब सुरेश के घर में रहने लगी। पहला दिन उसके लिए अजीब था। वो सुबह उठी तो गंगा देवी ने कहा, बहू, चाय बना दे। राधा को बहू शब्द सुनकर झटका लगा। वो अभी तक सुरेश को जीजा ही मानती थी, लेकिन उसने चुपचाप चाय बनाई और सबको दी। गोपाल स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। राधा ने उसका बस्ता ठीक किया और कहा, अच्छे से पढ़ना गोपाल। गोपाल ने सिर हिलाया और चला गया। शाम को सुरेश खेतों से लौटा। राधा ने खाना बनाया था, रोटी, दाल और आलू की सब्जी। सबने साथ बैठकर खाना खाया। खाने के बाद सुरेश ने कहा, राधा, तूने बहुत बड़ा फैसला लिया। मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। राधा ने जवाब दिया, जी सुरेश, ये मेरा फर्ज था। जीजा की जगह सुरेश कहना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन वो कोशिश कर रही थी। पहले कुछ दिन मुश्किल थे। राधा को लगता था कि वो इस घर में मेहमान है। गंगा देवी कभी कभी उसे ताने मारती। कमला तो सुबह 4 बजे उठ जाती थी। तू अभी तक सोती है। राधा चुपचाप सुनती और काम में जुट जाती। गांव की औरतें भी उसे देखने आती और सवाल पूछती, राधा, अपने बच्चे का क्या सोचा है? राधा हर बार जवाब देती, गोपाल और काजल ही मेरे बच्चे हैं। एक रात सुरेश ने राधा से कहा, राधा, तूने मेरे लिए बहुत किया, लेकिन क्या तू खुश है? राधा ने मुस्कुराकर कहा, मैं तब खुश हूं जब ये बच्चे खुश हैं। उस रात राधा ने अपने मन में ठान लिया कि वो कभी अपना बच्चा नहीं पैदा करेगी। उसे डर था कि उसका प्यार बंट जाएगा। शादी के बाद राधा की जिंदगी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। सुबह की पहली किरण के साथ वो उठती, गायों को चारा डालती और गोपाल को स्कूल के लिए तैयार करती। काजल अभी स्कूल जाने की उम्र की नहीं थी, तो वो दिन भर राधा के पीछे पीछे घूमती। राधा ने अपने मन में ठान लिया था कि वो बच्चों को वही प्यार देगी जो कमला देती थी। वो चाहती थी कि गोपाल और काजल कभी ये न महसूस करें कि उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं है। पहले कुछ हफ्ते मुश्किल थे। गोपाल शुरू में राधा को राधा मौसी ही कहता रहा। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसका पैर कीचड़ में फिसल गया और उसकी किताबें गीली हो गई। वो रोता हुआ घर आया। राधा ने उसे देखते ही गोद में उठाया और कहा, अरे मेरा गोपाल क्यों रो रहा है? किताबें सूख जाएंगी, तू चिंता मत कर। उसने गोपाल के आंसू पोंछे, उसे साफ कपड़े पहनाए
और रात को उसकी किताबें सुखाने के लिए आग के पास रख दी। गोपाल ने चुपचाप राधा को देखा और धीरे से कहा, राधा मौसी, आप मेरी मां जैसी हो। राधा की आंखें भर आई। उसने गोपाल को गले लगाकर कहा, मैं अब तेरी मां हूं गोपाल, मुझे मां कह। उस दिन के बाद गोपाल ने उसे मां कहना शुरू कर दिया। काजल का रिश्ता राधा के साथ और भी गहरा था। वो रात को राधा के बिना सोती ही नहीं थी। एक रात जब बिजली चली गई और अंधेरा छा गया, काजल डर के मारे रोने लगी। राधा ने उसे गोद में उठाया और धीरे धीरे गाना गाया, सो जा रे मेरी गुड़िया। चांदनी रात में काजल उसकी गोद में शांत हो गई और सो गई। सुरेश ने यह देखा तो उसके मन में राधा के प्रति सम्मान और बढ़ गया। उसने सोचा, कमला भी बच्चों को ऐसे ही सुलाती थी। राधा सचमुच इनकी मां बन गई है। राधा की मेहनत से घर में फिर से रौनक लौटने लगी थी। वो सुबह बच्चों के लिए गर्म गर्म पराठे बनाती, जिसमें मक्खन की खुशबू पूरे घर में फैल जाती। गोपाल को स्कूल भेजने के बाद वो काजल को नहलाती, उसके बालों में चोटी गूंथती और उसे कहानियां सुनाती। गंगा देवी शुरू में राधा को लेकर सख्त थी, लेकिन धीरे धीरे उनका रवैया नरम पड़ने लगा। एक दिन राधा ने उनके लिए हलवा बनाया। गंगा देवी ने खाया और कहा, बहू, तेरे हाथों में कमला जैसा स्वाद है। यह पहली बार था जब उन्होंने राधा की तारीफ की। राधा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सासू मां, मैं दीदी से ही सब सीखी हूं। सुरेश भी अब पहले से बेहतर दिखने लगा था। वो खेतों से लौटकर बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिताता। राधा ने देखा कि सुरेश अब पहले की तरह उदास नहीं रहता। एक शाम वो खेत से एक गन्ना लेकर आया और काजल को देते हुए बोला, ये मेरी गुड़िया के लिए। काजल खुशी से उछल पड़ी। राधा ने पास बैठकर कहा, सुरेश, बच्चे अब खुश रहने लगे हैं। सुरेश ने जवाब दिया, ये सब तेरी वजह से है राधा। दोनों के बीच बातचीत अब सहज होने लगी थी। हालांकि राधा अभी भी उसे पूरी तरह पति नहीं मान पाई थी। उसके लिए सुरेश अभी भी जीजा ही थे, बस नाम बदल गया था। गांव में राधा की शादी को लेकर चर्चाएं अभी भी जारी थी। कुछ औरतें चटखारे लेकर कहती, देखो राधा ने कितनी चालाकी से जीजा को अपने जाल में फंसा लिया। कुछ पुरुष मजाक उड़ाते, सुरेश को दूसरी बीवी मिल गई, अब तो मजे हैं। ये बातें राधा तक भी पहुंचती थी, लेकिन वो चुप रहती। एक दिन बाजार में सब्जी लेते वक्त एक पड़ोसन ने तंज कसा, राधा, अपने बच्चे का इरादा नहीं है क्या? जीजा को वंश चाहिए होगा। राधा ने शांत स्वर में जवाब दिया, मेरे बच्चे गोपाल और काजल हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर पड़ोसन चुप हो गई, लेकिन मन में जलन लिए चली गई। राधा को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसका ध्यान सिर्फ अपने परिवार पर था। लेकिन एक दिन गंगा देवी ने भी यही सवाल उठाया। वो राधा से बोली, बहू, तूने बहुत कुछ किया, लेकिन एक अपना बच्चा तो होना चाहिए। सुरेश का वंश आगे बढ़ेगा। राधा ने सिर झुकाकर कहा, सासू मां, गोपाल और काजल ही मेरा वंश है। मैं दीदी की निशानी को कभी कम नहीं होने दूंगी। गंगा देवी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन राधा की आंखों में दृढ़ता देखकर चुप रह गई। एक रात राधा और सुरेश आंगन में बैठे थे। चांदनी रात थी और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। काजल और गोपाल सो चुके थे। सुरेश ने धीरे से कहा, राधा, तूने मेरे लिए अपनी जिंदगी बदल दी, लेकिन क्या तुझे कभी अफसोस नहीं होता? तू पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। राधा ने चांद की ओर देखते हुए जवाब दिया, सुरेश, मेरी पढ़ाई से बड़ी चीज दीदी का परिवार है। मैंने जो किया वो दिल से किया, मुझे कोई अफसोस नहीं। फिर उसने एक गहरी सांस ली और बोली, सुरेश, मेरे मन में एक बात है। मैं चाहती हूं कि हम अपना बच्चा न करें। सुरेश चौंक गया। उसने पूछा, क्यों राधा, ऐसा क्या सोच लिया तूने? राधा की आवाज में हल्की कांप थी। उसने कहा, मुझे डर है कि अगर मेरा अपना बच्चा हुआ तो गोपाल और काजल को मुझसे पूरा प्यार नहीं मिलेगा। मैं ऐसा नहीं चाहती। दीदी के बच्चों को मैं अपनी जिंदगी का हर हिस्सा देना चाहती हूं। सुरेश कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, राधा, यह बहुत बड़ा फैसला है। क्या तू सचमुच ऐसा कर पाएगी? राधा ने उसकी ओर देखा और बोली, मैंने ठान लिया है। मेरे लिए गोपाल और काजल ही सब कुछ है। सुरेश ने उसकी बात मान ली।
उसे राधा के त्याग की गहराई समझ आ गई थी। उसने कहा, जैसी तेरी मर्जी राधा, मैं तेरे हर फैसले के साथ हूं। उस रात राधा के मन में एक अजीब सा सुकून था। उसे लग रहा था कि उसने कमला के प्रति अपनी जिम्मेदारी को और मजबूत कर लिया है। समय के साथ राधा और बच्चों का रिश्ता और गहरा होता गया। एक दिन गोपाल स्कूल से एक चित्र लेकर आया। उसने राधा को दिखाया। उसमें एक घर था जिसमें 4 लोग थे, सुरेश, राधा, गोपाल और काजल। गोपाल ने कहा, मां, ये हमारा परिवार है। मैंने मास्टर जी को दिखाया तो उन्होंने बहुत तारीफ की। राधा ने चित्र को हाथ में लिया और उसे गले लगाकर बोली, मेरा गोपाल कितना अच्छा बनाता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। काजल भी राधा से बहुत जुड़ गई थी। एक दिन वो बाजार से एक फूलों की माला लेकर आई जो उसने अपनी जमा पूंजी से खरीदी थी। उसने राधा को पहनाई और कहा, मां, ये आपके लिए, आप बहुत अच्छी हो। राधा ने उसे गले लगाया और सोचा, बस यही मेरी जिंदगी का मकसद है। हालांकि राधा का मन बच्चों में रम गया था, लेकिन गांव की बातें और परिवार का दबाव कम नहीं हुआ। गंगा देवी बार बार अपना बच्चा पैदा करने की बात उठाती। एक दिन सुरेश के चाचा गांव आए और बोले, सुरेश, तुझे एक बेटा तो चाहिए। राधा जवान है, अभी मौका है। सुरेश ने जवाब दिया, चाचा जी, राधा का फैसला मेरा फैसला है। हम गोपाल और काजल से खुश हैं। लेकिन ये बातें राधा के कानों तक पहुंची और उसके मन में एक सवाल उठा, क्या वो सचमुच इस त्याग को जिंदगी भर निभा पाएगी? राधा और सुरेश की शादी को कई साल बीत गए। नंदरामपुर गांव में अब बहुत कुछ बदल चुका था। खेतों में ट्रैक्टर चलने लगे थे और गांव में पक्की सड़क बन गई थी। सुरेश की मेहनत से उनकी जमीन की पैदावार बढ़ी थी और घर में सुख सुविधाएं आ गई थी। लेकिन राधा का ध्यान अभी भी गोपाल और काजल पर ही था। उसने अपनी जिंदगी को बच्चों के लिए समर्पित कर दिया था और उसका ये संकल्प कभी डगमगाया नहीं। गोपाल अब 17 साल का हो चुका था। वो गांव के स्कूल में सबसे होशियार लड़का था। राधा ने उसे हर दिन पढ़ने के लिए प्रेरित किया था। सुबह वो उसके लिए दूध गर्म करती और रात को देर तक उसके साथ बैठकर किताबें पढ़ती। गोपाल को गणित बहुत पसंद था और वो कहता, मां, मैं इंजीनियर बनूंगा, तुम्हें शहर में बड़ा घर बनाकर दूंगा। राधा हंसकर जवाब देती, मेरा घर तो तू और काजल है, गोपाल, बस तुम लोग खुश रहो। काजल अब 14 साल की थी। वो अपनी मां कमला की तरह खूबसूरत हो गई थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और उसके बाल लंबे और घने थे। राधा ने उसे नृत्य सिखाया था और काजल गांव के हर उत्सव में नाचती। लोग उसकी तारीफ करते, ये कमला की बेटी है, लेकिन राधा ने इसे अपने रंग में ढाल लिया। काजल राधा को अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती थी। वो हर छोटी बड़ी बात राधा से कहती। एक दिन उसने कहा, मां, मैं तुम्हारे जैसी बनना चाहती हूं, मजबूत और प्यार करने वाली। राधा ने उसकी बात सुनकर उसे गले लगाया और सोचा, दीदी, तुम्हारी बेटी में तुम्हारी छाया है। सालों तक गंगा देवी और गांव वालों ने राधा पर अपना बच्चा पैदा करने का दबाव डाला। गंगा देवी की तबीयत अब कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उनकी जिद वही थी। एक दिन उन्होंने राधा से कहा, बहू, मैं मरने से पहले अपने खून का नाती देखना चाहती हूं। राधा ने शांत स्वर में जवाब दिया, सासू मां, गोपाल और काजल आपके खून हैं। मैंने इन्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार दिया है। गंगा देवी चुप हो गई, लेकिन उनके मन में एक टीस रह गई। कुछ साल बाद उनकी मृत्यु हो गई और राधा ने उनकी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। सुरेश भी राधा के फैसले के साथ खड़ा रहा। गांव के कुछ रिश्तेदारों ने उससे कहा, सुरेश, तूने राधा की बात मान ली, लेकिन अपना वंश तो चाहिए। सुरेश ने जवाब दिया, मेरा वंश गोपाल और काजल है। राधा ने जो किया वो कोई और नहीं कर सकता। धीरे धीरे गांव वालों की बातें कम हो गई। राधा की मेहनत और त्याग ने सबका मुंह बंद कर दिया था। एक दिन गोपाल ने स्कूल की परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया। गांव में उसकी तारीफ होने लगी। राधा ने उस दिन मिठाई बनाई और सुरेश से कहा, देखो, हमारा बेटा कितना आगे बढ़ रहा है। सुरेश ने हंसकर कहा, यह सब तेरी वजह से है, राधा। उसी साल गोपाल को शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिला। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए चला गया।
जाने से पहले उसने राधा के पैर छुए और कहा, मां, मैं तुम्हारे लिए कुछ बड़ा करूंगा। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बस मेहनत करना गोपाल, मेरी खुशी तुम में है। काजल भी बड़ी हो रही थी। उसने स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ नृत्य को जारी रखा। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला हुआ जिसमें काजल ने नृत्य प्रस्तुत किया। लोग तालियां बजाते रहे। एक स्कूल टीचर ने राधा से कहा, आपकी बेटी में बहुत प्रतिभा है, इसे शहर में ट्रेनिंग दिलवाओ। राधा ने सुरेश से बात की और दोनों ने फैसला लिया कि काजल को नृत्य की पढ़ाई के लिए शहर भेजा जाए। काजल ने राधा को गले लगाकर कहा, मां, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। सालों बाद राधा और सुरेश के बीच एक गहरा सम्मान बन गया था। सुरेश अब राधा को सिर्फ बच्चों की मां नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का आधार मानता था। एक शाम दोनों खेतों के पास बैठे थे। सूरज ढल रहा था और आसमान लाल हो गया था। सुरेश ने कहा, राधा, तूने कमला की याद को जिंदा रखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी फिर से इतनी खूबसूरत हो सकती है। राधा ने जवाब दिया, सुरेश, ये सब दीदी की वजह से है। मैंने बस उसका कर्ज चुकाया। दोनों के बीच एक चुप्पी छा गई, लेकिन वो चुप्पी प्यार और समझ से भरी थी। अंतिम दिन समय बीतता गया। गोपाल इंजीनियर बन गया और शहर में नौकरी करने लगा। उसने राधा और सुरेश को अपने पास बुलाया, लेकिन राधा ने कहा, गांव ही मेरा घर है गोपाल, मैं यही खुश हूं। काजल एक मशहूर नृत्यांगना बन गई। उसकी शादी एक अच्छे परिवार में हुई और वो अपनी मां को हर महीने मिलने आती। दोनों बच्चों ने राधा के त्याग को समझा और उसे हमेशा सम्मान दिया। राधा अब 50 साल की हो चुकी थी। उसके बालों में सफेदी आ गई थी और चेहरे पर झुर्रियां दिखने लगी थी। एक दिन उसे तेज बुखार हुआ। सुरेश उसे अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि उसकी हालत गंभीर है। गोपाल और काजल दौड़े दौड़े गांव आए। राधा बिस्तर पर लेटी थी। उसने गोपाल और काजल को पास बुलाया और कहा, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें मां का प्यार दिया, अब तुम लोग खुश रहना। गोपाल रोते हुए बोला, मां, तुम हमारे बिना कहां जाओगी? काजल ने उसके हाथ पकड़कर कहा, मां, तुमने हमारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, हम तुम्हारे बिना अधूरे हैं। राधा ने मुस्कुराकर सुरेश की ओर देखा और कहा, सुरेश, दीदी का परिवार मैंने तुम्हें सौंप दिया। उसकी आंखें बंद हो गई और वो हमेशा के लिए सो गई। गांव में शोक की लहर दौड़ गई। गोपाल और काजल ने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। गांव वालों ने कहा, राधा एक मिसाल थी। उसने प्यार और त्याग की नई परिभाषा लिखी। राधा की मृत्यु के बाद सुरेश अकेला रह गया, लेकिन गोपाल और काजल ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। वे अपने बच्चों को राधा की कहानी सुनाते कि कैसे एक छोटी बहन ने अपनी दीदी के परिवार को अपनाया और अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। नंदरामपुर में राधा की कहानी एक किंवदंती बन गई। लोग कहते, राधा ने साबित कर दिया कि ममता का कोई खून का रिश्ता नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे एक और नई, रोचक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।